नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका राजधानी लाइव में। और रुक करेंगे सबसे पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने के सवाल पर विवाद बढ़ गया है। उनके खिलाफ पटना के सिविल कोर्ट में मानहानि केस किया गया है। आरोप है कि दिल्ली सीएम ने एक धर्म के लोगों को खुश करने के लिए बयान दिया था। उससे हिंदुओं की धार्मिक भावना को गहरी चोट पहुंची है। दिल्ली में फिल्म के टैक्स फ्री करने के सवाल पर केजरीवाल ने कहा था कि इसे टैक्स फ्री क्यों किया जाए। टैक्स फ्री करने से बेहतर है कि इस फिल्म को यूट्यूब पर डाल दिया जाए। फिल्म वहां पूरी तरह से फ्री चलेगी और सभी लोग इसे देख भी लगेंगे। त्रासदी पर मेकर्स फिल्म बनाकर 200 करोड़ की कमाई कर रहे हैं और उन्होंने यह भी कहा था कि फिल्म की कमाई का रुपया कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास पर खर्च किया जाना चाहिए। पटना में चित्रगुप्त समाज से जुड़े डॉक्टर चंद्रभूषण वर्मा ने कहा, दिल्ली के सीएम ने असंवैधानिक बयानबाजी की है जिससे हिंदू धर्म के लोग आहत हैं। केजरीवाल ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी गलत टिप्पणी की है। यही वजह से मैंने उनके खिलाफ केस किया है। वर्मा की शिकायत पर पटना सिविल कोर्ट में एडवोकेट जयप्रकाश सिंह ने आईपीसी की धारा 500 व 501 के तहत मानहानि का मुकदमा किया है। उनका कहना है कि इस कंप्लेंट केस का ट्रायल पर लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो पटना में मानहानि का केस दर्ज किया गया है अरविंद केजरीवाल पर। आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल पर मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल केजरीवाल ने द कश्मीर फाइल्स को लेकर के बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि द कश्मीर फाइल्स को यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाए ताकि सभी लोग इसे फ्री में देख सकें। टैक्स फ्री करने की बात को लेकर के द कश्मीर फाइल्स पर लगातार विवाद खड़ा होता नजर आया है और ऐसे में एक बार फिर से अब इस विवाद पर थमता नजर नहीं आ रहा है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ राजीव तिवारी संवाददाता दिल्ली से सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, ये विवाद है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। अरविंद केजरीवाल लगातार जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि दरअसल अगर फिल्म को सबको दिखाना ही है तो टैक्स फ्री क्यों की जाए, इसे यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाए। सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर भी अरविंद केजरीवाल ने ये बातें कही हैं। और अरविंद केजरीवाल ही नहीं बल्कि अगर ये कहें कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी ये बातें कही हैं कि जिस तरीके से रामायण दिखाई जा रही थी सप्ताह में कोविड के दौरान, उसी तरह के से सप्ताह में 3 बार ये फिल्म दिखाई जाए डीडी दूरदर्शन पर। तो ऐसे में अब ये विवाद और बढ़ता ऐसे चला गया कि पटना पर अब अरविंद केजरीवाल पर मानहानि का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के बयान के ऊपर बात करें, जहाँ पे ये जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा के अंदर उन्होंने खुद कहा कि ये जो कश्मीर फाइल जो है, फिल्म जो है, वो इसको ना यूट्यूब पे डाल दिया जाए, टैक्स फ्री करने की जरूरत क्या है, सबको इस फिल्म को दिखाया जाए। और इसी भी कह सकते हैं बयान को लेकर जिस तरीके से अब विवाद छिड़ता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ तक कि वह आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिल रहे हैं। मगर जिस तरीके से अब पटना के अंदर एक याचिका दायर की गई है जिसके अंदर एक व्यक्ति है चंद्रभूषण नाम का, उसने एक
एक याचिका दायर की गई है जिसके अंदर कहा गया है कि कह सकते हैं एक समाज को खुश करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने इस तरीके का बयान दिया है और कहीं ना कहीं इसको कहीं ना कहीं जो कश्मीर के जो लोग हैं उसको कहीं ना कहीं अच्छा नहीं मान रहे हैं और यहाँ तक कि कश्मीर के लोगों के लिए कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। मगर यहाँ पर बात करें बाकी धर्मों की तो बाकी धर्म कहीं ना कहीं इससे नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं। मगर जिस तरीके से ये बयान दिया गया था वो सिर्फ उसमें इतना कहा गया था इस फिल्म को सिर्फ टैक्स फ्री की जगह पे आप यूट्यूब पे डाल दीजिए ताकि हर व्यक्ति तक ये मैसेज पहुंच सके कि फिल्म किस तरीके की है और क्या संदेश है ये हर व्यक्ति तक जाना चाहिए। सिर्फ कश्मीरी पंडितों को फायदा उठाकर जो करोड़ों रुपया कमाया जा रहा है उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट जो है वो कहीं ना कहीं जनता तक या फिर कहे क्या कश्मीरी लोगों तक पहुंचना चाहिए। मगर यहाँ पर जिस तरीके से बयानबाजी देखने को मिल रही है, जिस तरीके से पटना के अंदर याचिका दायर की गई है और लगातार ये भी कोशिश की गई है कि कहीं ना कहीं कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर सरकार को घेरा जाए और जिस तरीके से मानहानि का केस किया गया पटना के अंदर उससे कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की जरूर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से बाकी चुनाव भी हैं और राज्यों के अंदर चुनाव भी है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो अपना वजूद बढ़ा रही है उस वजूद को कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश की जा रही है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से द कश्मीर फाइल को लेकर तो कहीं ना कहीं इस पे लेकर आरोप प्रत्यारोप जरूर देखने को मिल रहे हैं और इसी को लेकर कल कह सकते हैं अमित शाह ने भी कहीं ना कहीं ये कहा गया था अमित शाह के द्वारा भी कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से 4 राज्यों के अंदर सरकार बनी है तो कहीं ना कहीं काफी बड़ी उपलब्धि हासिल जरूर की है। जनता बिल्कुल कह सकते हैं भाजपा से काफी हद तक संतुष्ट होती हुई नजर आ रही है और जिस तरीके से कोशिश की गई है कि आने वाले दिनों के अंदर भी कहीं ना कहीं भाजपा के द्वारा कहीं ना कहीं जनता उनसे संतुष्ट होती नजर आए तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जिस तरीके से बयानबाजी सामने आ रही है उससे कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर खड़ी हो रही है। मगर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के ऊपर जिस तरीके से मानहानि का केस किया गया है उससे कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल सरकार की जरूर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जी राजीव, अरविंद केजरीवाल ने किसी संप्रदाय, जितना मैंने सुना है विधानसभा के अंदर उनके संबोधन को मैंने जो सुना है उसमें किसी संप्रदाय का उन्होंने नाम नहीं लिया है। उन्होंने तो केवल इतना कहा था कि टैक्स फ्री की ये लोग बात करते हैं, टैक्स फ्री ही क्यों, पूरी तरीके से फ्री हो जाए, फिल्म यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाए। दूसरी तरफ अगर उन्होंने ये बात कही तो मानहानि किस बेस पे किया गया। समस्या इस बात की यहाँ पर है कि अरविंद केजरीवाल की समस्याएं ठीक है बढ़ रही हैं, लेकिन जो यूट्यूब पर डालने की बात की गई उसमें ना तो किसी धर्म का नाम लिया गया, ना तो किसी संप्रदाय का नाम लिया गया, ना ही अरविंद केजरीवाल मुझे लगता है कोई ऐसा विवादित बयान उन्होंने दिया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि इस फिल्म के जरिए 200 करोड़ की कमाई कर ली गई और उसके बाद अब वो 200 करोड़ रुपए जो कमाया गया है वो पलायन किए गए कश्मीरी पंडितों पर ही खर्च किया जाए। ये तो उन्होंने अपनी एक राय रखी। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की तो अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो दिल्ली विधानसभा के अंदर बयान दिया गया था जिसमें सिर्फ ये कहा गया था कि टैक्स फ्री ना कर कर आप पूरी तरीके से फ्री कर दीजिए और इस फिल्म को यूट्यूब पे डाल दीजिए ताकि कश्मीरी पंडितों के साथ साथ और लोग जो है या फिर पूरे देश की जो जनता है वो कहीं ना कहीं इस फिल्म को देखे और जो मैसेज है वो कहीं ना कहीं जनता तक पहुंच सके। मगर यहाँ पर जिस तरीके से फिल्म को फ्री करने के लिए बात की गई थी और सिर्फ एक बयान जरूर दिया गया था अरविंद केजरीवाल के द्वारा के इस फिल्म के माध्यम से यानी कश्मीरी पंडितों के इस्तेमाल को कर कर लगभग 200 करोड़ रुपए जो कमाया गया है उसको कहीं ना कहीं जनता के लिए खर्च किया जाए या फिर कश्मीरी पंडितों के लिए खर्च किया गया है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से मानहानि का केस डाला गया है उसके अंदर सिर्फ ये कहा गया कि कुछ लोगों को खुश करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने इस तरीके का बयान दिया है। मगर यहाँ की अरविंद केजरीवाल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कोई भी किसी को भी आहत करने वाला बयान नहीं दिया जिससे कहीं ना कहीं किसी को नुकसान हो। मगर हाँ ये जरूर कहा था कि जो कश्मीरी पंडितों के लिए कहीं ना कहीं पैसा कमाया गया है उनके नाम से वो सिर्फ उनके ऊपर ही खर्च किया जाए और जो टैक्स फ्री करने की बात थी या फिर यूट्यूब पे फिल्म डालने की बात थी उससे कहीं ना कहीं जनता को मैसेज पूरी तरीके से पहुंचना चाहिए था, ना कि सिर्फ चुनिंदा लोगों तक ही मैसेज पहुंचाया जाए। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अब बयानबाजी देखने को मिल रही है और जहां तक कि इस फिल्म को लेकर लगातार कहीं ना अग्निहोत्री के ऊपर बात करें वहां पर उनके ऊपर भी आरोप लगाया गया कि लगातार कहीं ना कहीं वो मुनाफा कमा रहे हैं। मगर यहाँ पर मुनाफा जो कमाया गया वो कहीं ना कहीं उन कश्मीरी पंडितों के लिए खर्च किया जाए ताकि जनता तक कोई मैसेज पहुंचे कि हाँ जनता के लिए कुछ अच्छी फिल्म बनाई गई है और जनता के लिए कुछ अच्छा दिखाया गया है तो वो जनता के लिए ही इस्तेमाल किया जाए। मगर यहाँ पर जिस तरीके से मानहानि का केस डाला गया है उससे सिर्फ यही नजर आता है कि सिर्फ राजनीति की जा रही है। जो अरविंद केजरीवाल की कह सकते हैं जो कह सकते हैं बढ़ोतरी हो रही है या फिर कहें जो अरविंद केजरीवाल का जो मुकाम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है सिर्फ उसको कम करने के लिए कोशिश की जा रही है। जी राजू, समाज में दो तरह के लोग होते हैं जो मैंने देखा। एक तो वो होते हैं जो वास्तव में जो मुद्दे होते हैं उनको उठाते हैं, और दूसरा वो लोग होते हैं एक तबके के कि जो लोग अपने आप को लाइमलाइट में लाना चाहते हैं
वो किसी भी मुद्दे को उठा लेते हैं और उसको एक सुर्खियां, अपने आप को सुर्खियों में लाने के लिए ऐसे मुद्दों को कंट्रोवर्सी रूप दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये भी एक उसी तबके के लोग आ रहे हैं। राजीव आएंगे आपके पास, लेकिन यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और रुक करेंगे सीधे दिल्ली का, जहां से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजीव, वही हम जिक्र कर रहे थे कि दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो जो वास्तविक मुद्दे होते हैं उनको उठाते हैं, और दूसरे अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए कोई भी मुद्दा उठा लेते हैं, अपने आप को सुर्खियों में लाने के लिए, न्यूज़ चैनलों में अपने आप को दिखने के लिए, अखबारों में छपने के लिए। तो मुझे लगता है ये वही लोग हैं क्या? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें, लगातार कहीं ना कहीं यही मुद्दे जो है वो लगातार कहीं ना कहीं दो तरीके से उठाए जाते हैं। एक जनता की सेवा के लिए जो जो वाकई में सच्चाई होती है, और एक जो अपने आप को टीआरपी में लाने के लिए किए जाते हैं। यहाँ पर भी वही चीज लग रही है जिस तरीके से पटना के अंदर, क्योंकि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से बयान दिया गया था, वो बयान जो है वो कहीं ना कहीं अब पटना के अंदर जाकर कोर्ट के अंदर दाखिल हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर सिर्फ ये माना जा रहा है कि सिर्फ टीआरपी के अंदर आने के लिए, या फिर कहें न्यूज पेपरों की जो कैसे फोटो बनने के लिए लगातार कहीं ना कहीं इस तरीके के बयानबाजी दिए जाते हैं, इस तरीके के केस डाले जाते हैं। मगर यहाँ पर जिस तरीके से केस डाला गया मानहानि का, से अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया जिससे कहीं ना कहीं उनके ऊपर मानहानि का केस बनाया जाए या फिर उनके ऊपर दाखिल डाला जाए। यहाँ पर जिस तरीके से पटना के अंदर केस दाखिल किया गया है वो सिर्फ मानहानि का केस दिया गया है, और यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि सिर्फ कुछ लोगों को खुश करने के लिए कहा गया है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के द्वारा क्या कहा गया था कि 200 करोड़ रुपया कमाया गया है, तो कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडितों के लिए या फिर जनता के लिए वो पैसा जो उन्हीं के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए था। मगर सीधे सीधे कहे तो कहीं ना कहीं टीआरपी के अंदर आने के लिए इस तरीके के जो केस डाला गया है या फिर कहे केस दाखिल किया गया है, वो सिर्फ टीआरपी का एक माध्यम माना जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का जो वजूद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, सिर्फ उसको कम करने के लिए किया गया है। तो कहीं ना कहीं इससे कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। और अरविंद केजरीवाल की कहें तो उन्होंने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया जिससे किसी को नुकसान हो सके। मगर जिस तरीके से टैक्स फ्री करने के लिए बात की गई थी या फिर कहें यूट्यूब पर डालने के लिए बात की गई थी, वो सिर्फ जनता के लिए क्या कहा गया था कि यूट्यूब पर अगर डाल दी जाती है तो जनता उस फिल्म को हर तरीके से देखेगी, हर व्यक्ति देखेगा, ताकि जो मैसेज है वो सिर्फ हर व्यक्ति तक पहुंचे, ना कि चुनिंदा लोगों तक पहुंचे। जी बिल्कुल, आपने ठीक बात कही। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से बयान दिए, और मुझे लगता है कि ये वही कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वाली बात हो गई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की छवि को जो धूमिल करने का काम किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि हो सकता है इसके जरिए कहीं ना कहीं एक मैसेज जाए जनता के बीच में कि वास्तव में अरविंद केजरीवाल भी एक विशेष समुदाय के लिए आकर्षित नजर आ रहे हैं, उनके मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ दूसरे समुदाय के लिए कोई बात कभी खुल करके नहीं बोलते हैं।
और उस वजह से भी पंजाब चुनाव के दरमियान भी देखा गया है कि तमाम सारे आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगे हैं। तो क्या ये लगता है क्या कि वास्तव में दिल्ली में, क्योंकि अभी नगर निगम के चुनाव भी होने हैं, तो वैसे में आम आदमी पार्टी को कुछ नुकसान हो सकता है क्या ऐसे में? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की पंजाब के अंदर जो वजूद बढ़ा है, क्योंकि दिल्ली के अंदर पहले उनकी अपनी सरकार थी और कहीं न कहीं अब वो पंजाब तक भी पहुँच चुकी है और राज्यों के अंदर भी कोशिश की जा रही है और राज्यों के अंदर भी वजूद को बढ़ाया जा रहा है। तो कहीं न कहीं उस वजूद को जो कम करने के लिए शायद इस तरीके के जो केस डाला गया और मानहानि का केस डाला गया, तो कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये केस वाक़ई में ही बनता नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया है, जिससे कहीं न कहीं फ़िल्म के डायरेक्टर की बात करें या फ़िल्म के द्वारा जो लोग हैं या कश्मीरी पंडित है या फिर कहें और लोग हैं, किसी को भी कोई नुकसान हो सके। मगर यहाँ पर जिस तरीके से यूट्यूब के ऊपर डालने की बात की गई थी, तो उससे कहीं न कहीं सिर्फ़ कह सकते हैं जनता को ही फ़ायदा होगा, क्योंकि हर तरीके से मैसेज जो है वो जनता तक पहुँचेगा। जो भी मैसेज उस हम्म। फ़िल्म के माध्यम से दिखाया गया है या फिर दिखाने की कोशिश की गई है, वो जनता तक पहुँचना चाहिए। सिर्फ़ उनका कहना यही था। मगर यहाँ पर जिस तरीके से मानहानि का केस किया गया है और अरविंद केजरीवाल को ये कहा गया कि सिर्फ़ कुछ समुदाय के लिए ही काम किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं उनकी जो छवि है या फिर कहें जो उनका वजूद बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, उसको कम करने के लिए कोशिश की गई है। मगर यहाँ पर बात करें लगातार इस फ़िल्म को लेकर सिर्फ़ आरोप-प्रत्यारोप किए जा रहे हैं और सिर्फ़ इस मुद्दे को सिर्फ़ भुनाने की कोशिश की जा रही है। और जहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल की बात करें, तो अरविंद केजरीवाल का जो वजूद बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, उसको कहीं न कहीं लेकर कम करने की कोशिश की जा रही है। मगर इस तरीके शायद यही लगता है कि टीआरपी के लिए ही इस तरीके का केस जो है वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर डाला गया है और इससे अरविंद केजरीवाल को शायद आने वाले दिनों के अंदर कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है, चाहे वो दिल्ली नगर निगम के चुनाव हो या फिर और राज्यों के जो चुनाव होने वाले हैं, हम्म। उसके अंदर कोई नुकसान होने वाला हो। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। राजू हमारे साथ जुड़े हुए थे दिल्ली से संवाददाता। तो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को लेकर के अब तमाम सारी कहानियां बताई जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने एक विशेष समुदाय के लिए जो है उन्होंने ये कहा है और मानहानि का अब उन पर केस दर्ज किया गया है। और इसके साथ ही रुख करेंगे अब अगली खबर का, चंडीगढ़ का रुख करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर समेत कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। शाह ने कॉमर्स कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक, पुलिसकर्मियों के लिए 240 आवास निर्माण की परियोजना और एक बस डिपो कम वर्कशॉप की भी आधारशिला रखी है। इस मौके पर उनके साथ पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित भी मौजूद रहे। आईसीसी प्रोजेक्ट के तहत ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए चंडीगढ़ में 2000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। चंडीगढ़ यूटी के कर्मचारियों पर अब केंद्रीय सेवा नियम लागू होंगे और उनके नोटिफिकेशन 28 मार्च को ही हो जाएगी। केंद्र सरकार के इस कदम से चंडीगढ़ के कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलने की बात कही जा रही है। तो वहीं इसी पर तमाम मंत्रियों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਨਵਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1978 ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 60% ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, 40% ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ 60% ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਮ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨ। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हमारे संवाददाता अमित कुमार सीधे चंडीगढ़ से हमारे साथ लाइव है। अमित शाह का जिस तरीके से दौरा रहा चंडीगढ़ में, तमाम सारी योजनाओं की उन्होंने आधारशिला रखी, उद्घाटन भी किया और इसके साथ ही जो चंडीगढ़ के कर्मचारियों हैं उन्हें भी बड़ी सौगात दे करके गए हैं। ऐसे में अब जो बयान भी आ रहे हैं तमाम सारे मंत्रियों के, क्या कुछ अपडेट है और क्या कुछ जानकारी है? और जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें कि कल खुद गृह मंत्री अमित शाह चंडीगढ़ पहुंचे तो 500 करोड़ के करीब के प्रोजेक्ट का या तो उद्घाटन करके गए या शिलान्यास करके गए। पर जब उन्होंने पुलिस के लिए, अगर हम कहें चंडीगढ़ पुलिस के जब प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया था उसके बाद उन्होंने अपनी स्पीच में कुछ चीजें क्लियर कर दी। सबसे पहली चीज, अगर इम्पोर्टेंट चीजों में देखिए, जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटिव के कर्मचारी हैं वो जहां पर पहले अगर लंबे समय से उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि डिमांड की जा रही थी कि वो सेंटर पे स्केल के अंदर ला जाए, तो उन्हें अब सेंटर सर्विस के अंदर किया जा चुका है और इसकी आज नोटिफिकेशन बकायदा हो जाएगी। इस पर उनका कहना है कि चंडीगढ़ के कर्मचारियों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि एक बात की जा रही थी। वही दूसरी जो उनकी तरफ से बात की गई थी कि चंडीगढ़ में जहाँ पहले रिटायरमेंट एज 58 थी उसको 2 साल बढ़ा के अब 60 कर दिया गया है। तो ये दूसरी बड़ी सौगात चंडीगढ़ के लोगों को गई थी। और फाइनल अगर हम कहें कि जो चेंज किया गया है वो महिलाओं के लिए कि जहां मेटर्निटी लीव जहां पहले चंडीगढ़ में सिर्फ 1 साल की थी उसे बढ़ाकर अब 2 साल कर दिया गया है। तो ये 3 बड़ी, अगर हम कहें एक तौर पे चंडीगढ़ के लोगों को एक राहत या फिर एक गिफ्ट देके गए हैं गृह मंत्री अमित शाह। पर इसका विरोधियों ने सीधा सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया। अगर हम बात करें कि पंजाब का, क्योंकि लगातार ये बात चल रही है कि चंडीगढ़ में पंजाब का इन्फ्लुएंस कम किया जा रहा है, तो जैसा कि अभी हमने श्रोमणी अकाली दल के डॉक्टर संजीव चीमा को सुना कि उन्होंने सीधे तौर पे इस चीज पे सवाल खड़ा कर दिया है कि सेंट्रल पे स्केल चंडीगढ़ में लाने का मतलब ये है कि आप पंजाब के इन्फ्लुएंस को बहुत ज्यादा घटाने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप इन्फ्लुएंस घटाया जा रहा है। तो अभी तक अगर हम कहें कि पंजाब आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसे कोई रिएक्शन नहीं आया है। पर अगर हम कहें कि दिल्ली से, अगर हम कहें कि मनीष सिसोदिया, उन्होंने बकायदा ट्वीट किया है। उन्होंने एक चीज कही है कि 2017 से 2022 तक पंजाब में कांग्रेस का राज था, तब उन्होंने चंडीगढ़ में ये रूल लागू क्यों नहीं किए गए। तो इसी तौर पर उनका कहना है कि जो पंजाब में आम आदमी पार्टी का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है उसको देखते हुए कदम जान के उठाया गया ताकि पंजाब में आम आदमी पार्टी का इन्फ्लुएंस है उसका असर चंडीगढ़ पे ना हो सके। तो कहीं ना कहीं ये चीज, ये सवाल खड़ा कर दिया गया। पॉलिटिकल पार्टी ने धीरे धीरे इनका विरोध करना तो शुरू किया है, पर अभी तक अगर हम कहें कि आम आदमी पार्टी पंजाब की तरफ से कोई बड़ा सवाल नहीं खड़ा किया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इशू बन सकता है। तो देखिए लगातार लंबे समय से चंडीगढ़ के अंदर पंजाब के रूल फॉलो होते थे, पंजाब का पे स्केल फॉलो होता था, पर अब सेंटर का पे स्केल फॉलो होने से कहीं ना कहीं जो पंजाब का इन्फ्लुएंस है वो लगातार घटता हुआ नजर आ रहा है। तो ये देखना होगा कि पंजाब की पॉलिटिकल पार्टीज ने तो विरोध करना शुरू कर दिया, पर पंजाब सरकार इसके खिलाफ क्या बोलती है। जी अमित, यहाँ पर एक चीज और सामने निकल करके आ रही है, क्योंकि अगर चंडीगढ़ में चंडीगढ़ के कर्मचारियों के लिए ऐसे फायदे मिल रहे हैं तो जाहिर तौर पर है पंजाब के कर्मचारियों के अंदर भी कहीं ना कहीं इस बात जागृत होगी कि भाई अगर चंडीगढ़ के कर्मचारियों को लाभ मिल रहा है तो उनको भी लाभ मिलना चाहिए। दूसरी तरफ इन कर्मचारियों की आवाज उठेगी और दूसरी तरफ एक ये कि पंजाब से ही सटा हुआ हिमाचल है, हिमाचल में भी चुनाव होने जा रहे हैं। अमित शाह क्या यहाँ पर चंडीगढ़ के कर्मचारियों को सौगात दे करके और जिस तरीके से कल योजनाओं का उन्होंने आधारशिला रखा, शिलान्यास रखा, क्या हिमाचल को भी एक संदेश देना चाह रहे थे यहीं से? हाँ सर, चंडीगढ़ से अगर हम कहें कि हिमाचल को अगर सही तौर पे कहें तो मैसेज भेजना वो बहुत इजीली पॉसिबल है। पर अगर हम कहें कि पंजाब में कर्मचारियों को चंडीगढ़ की तरफ पे, वो अगर हम कह सकते हैं कि वो ऑल ओवर गलत होगा, क्योंकि पंजाब की पे स्केल की हम बात करें तो उसका सेंटर से ज्यादा है, क्योंकि बॉर्डर स्टेट होने के कारण पंजाब में कई ऐसी चीजें हैं जिसके चलते पंजाब का पे स्केल कंपैरेटिवली हाई है। जी हाँ, सेंटर से मुकाबले पंजाब का पे स्केल हाई है। तो यहाँ पे जहाँ पे एक तरफ लगातार ये चीज कही जा रही थी कि पे स्केल पंजाब की तरफ एग्जैक्टली लागू कर दिया जाए, तो इसमें अभी कंफ्यूजन आ जाती है कि सेंटर किन मुलाजिमों के लिए। सेंटर ने तो कह दिया है, या फिर गृह मंत्री तो कह चुके हैं कि पूरे चंडीगढ़ के सभी एडमिनिस्ट्रेटिव कर्मचारियों के लिए। पर ये एक्चुअल में चाहिए डिमांड किसकी तरफ से क्यों है, क्योंकि लगातार लंबे समय से अगर चीज फॉलो की जा रही है तो जो पंजाब का पे स्केल है वो हाई है और सभी स्टेट्स आसपास के स्टेट से आप कंपेयर कर ले तो ज्यादा हाई पे स्केल मिलता है। तो ऐसे में सवाल ये होता है कि किन मुलाजिमों के लिए ये चीज लागू है, क्योंकि जिस हिसाब से अनाउंस हो तो पूरे चंडीगढ़ के मुलाजिमों के लिए। पर क्या चंडीगढ़ मुलाजिम से एक्सेप्ट करें, तो कहीं ना कहीं अगर सेंटर पे स्केल एक्सेप्ट होता है तब उनकी जो पे एक्चुअल की पे स्केल है वो घटेगी। तो ये देखना होगा कि क्या इसके लिए कर्मचारियों की तरफ से विरोध आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अमित शाह
जरूर कह गए कि इससे चंडीगढ़ के कर्मचारियों को फायदा होगा। हाँ, फायदा होगा कि रिटायरमेंट की एज 2 साल बढ़ जाती है। उसी के साथ अगर कहें कि महिलाओं के लिए तो मैटरनिटी लीव है, उसमें भी 1 साल की बढ़ोतरी कर दी गई है। पर पे स्केल का अगर मेन मकसद देखते हैं तो जो नई भर्ती है, तो अब चंडीगढ़ में नई भर्ती आएगी उनको असली लाभ मिलेगा। पर क्या जो पुराने कर्मचारी हैं वो इसका सपोर्ट करते हैं या फिर इसका विरोध करेंगे, ये हमें जरूर देखना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा सवाल ये था हिमाचल को लेकर के कि अगर क्या यहाँ से हिमाचल को भी कोई संदेश देने की कोशिश की गई क्या, क्योंकि हिमाचल में भी आम आदमी पार्टी बेहद सक्रिय होती नजर आ रही है, और अगर संदेश देने की कोशिश की गई है तो क्या प्रभाव पड़ेगा वहां पर? जी देखिए, अगर हम कहें संदेश के लिहाज से देखें तो चंडीगढ़ को बहुत बड़े प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन हुआ है। साथ ही चंडीगढ़ के कर्मचारियों को एक बहुत बड़ी, अगर हम कहें कि तोहफा दिया गया है। अगर हम इसको एक तोहफे के तौर पे देखें कि सेंटर पे स्केल पूरे चंडीगढ़ में लागू होगा, और यही मैसेज शायद अगर हम कहें हिमाचल में भेजा जा रहा है। पर हिमाचल में इस लिहाज से देखा जा रहा है कि अगर बीजेपी आती है तो बीजेपी का सपोर्ट, सेंटर का फुल सपोर्ट आपके पास रहेगा। वही अगर आप सेंटर का सपोर्ट अगर आप किसी और पार्टी चाहते हो तो उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं आएगा। ऑफकोर्स डायरेक्टली नहीं बोल सकते क्योंकि सेंटर हर एक स्टेट को सपोर्ट करता है। पर एक बार अगर हम कहें कि रूलिंग पार्टी अगर वही स्टेट में रूलिंग पार्टी और वही सेंटर में रूलिंग पार्टी हो, तो एक जो तालमेल होता है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और बहुत ज्यादा डेवलपमेंट के काम होते हैं। तो इस चीज का एक हिंट जरूर लोगों में है कि अगर आप बीजेपी को मौका दोबारा देते हैं तो बीजेपी ज्यादा अच्छे लेवल पे और ज्यादा फंड्स के साथ काम कर पाएगी। जी बिल्कुल ठीक बात आपने कही है, और लगातार जिस तरीके से ये बातें कही जा रही थी, और चंडीगढ़ में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को झटका भी लगा था नगर निगम के चुनावों में, और ऐसे में अभी पंजाब में भी एक शानदार प्रदर्शन किया आम आदमी पार्टी ने, तो कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं तो बड़ी है हिमाचल को लेकर के भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। अमित हमारे साथ जुड़े हुए थे, और रुकते हैं यहाँ पर छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। गोवा में प्रमोद सावंत आज लेंगे सीएम पद की शपथ। पीएम मोदी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे कार्यक्रम में शामिल। राष्ट्रपति को लेकर हो रही चर्चाओं के बीच बोली बसपा सुप्रीमो मायावती, कहा काशीराम की पक्की शिष्या हूं, राष्ट्रपति पद कभी स्वीकार नहीं करूंगी, बीजेपी आरएसएस पर बरसी। लगातार छठे दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल की कीमतों में 30 पैसे और डीजल में 35 पैसे की हुई वृद्धि। और पाकिस्तान में सियासी संकट जारी, पीएम इमरान खान के इस्तीफे पर सस्पेंस बरकरार।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और रुख करेंगे हम महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल द्वारा नरेंद्र मोदी के 24 घंटे जागने पर दिया गया बयान एक बार फिर से सुर्खियों में है, लेकिन इस बार यह सुर्खियां खुद अपनी वजह से नहीं बल्कि इस बयान को लेकर संजय राउत द्वारा किए गए व्यंग्य के कारण बटोर रहा है। दरअसल शिवसेना के नेता संजय राउत ने पार्टी के मुखपत्र सामना में एक कॉलम के तहत चंद्रकांत पाटिल के उस बयान को लेकर काफी कुछ कहा है। संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस के दौर में दिल्ली से मुंबई तक चमचों का बोलबाला था, अब मोदी युग में चमचों की जगह अंधभक्तों ने ले ली है, लेकिन उनका भी काम वही है। वह कहते हैं कि आज देश की राजनीति में सीधे सीधे दो समूह बन गए हैं। पहला है भक्तों की फौज, इसमें भी अंधभक्तों का एक प्रखर उप समूह है। वहीं दूसरी ओर चमचा महामंडल है। ये दोनों ही देश के लिए खतरनाक है। आहे भाई आम्ही महाराष्ट्रात पाहतोय की भारतीय जनता पक्षाचे इकडले जे अध्यक्ष आहेत सन्मान्य चंद्रकांतजी पाटील त्यांनी फार एक ऐतिहासिक विधान केलं आहे की या देशात दुसरं कोणी काम करत नाही, जगात दुसरं कोणी काम करत नाही, ना बायडन करत, ना पुतिन करत, ना प्रधानमंत्री ब्रिटनचे जॉन्सन करत किंवा जे कोणी आहेत ते, ना झेलेन्स्की करत, फक्त प्रधानमंत्री मोदी हे 22 तास काम करतात। 24 तासातले 22 तास काम करतात, समजून घ्या। त्यांना फक्त 2 तास जेमतेम झोप मिळते। पण चंद्रकांत दादा पाटलांचं असं म्हणणं आहे की ते आता संशोधन करतायत की ती 2 तास झोप जी आमच्या प्रधानमंत्र्यांना मिळते तीही मिळू नये आणि 24 तास त्यांनी देशाची सेवा करावी असं ते म्हणतायत। हे ऐकून खरोखर प्रधानमंत्र्यांची ही 2 तासाची झोपसुद्धा उडाली असेल। ही चमचेगिरीची हद्द आहे। अशी चमचेगिरी या देशामध्ये चमचेगिरी यापूर्वी झाली आहे गेल्या 60 वर्षात। महात्मा गांधी नाही चमचे होते, सरदार पटेल नाले चमचे तो सबके पास है, लेकिन ऐसे चमचे हमने देखे नहीं। सर बात करते 5 राज्यों जिसमें हमने देखा चुनाव था, चुनाव के बाद घोषणा की सरकार बन गई, अब पेट्रोल डीजल के बाद लगभग 5-6 दिन में 5 बार बढ़े, लगभग 3 अभी ये चमचे क्या बोलते हैं देखने पड़ेगा। वो तो होने वाला ही था ना, उसमें नई बात क्या है? नई बात क्या भी, हम अभी जाएंगे कल पार्लियामेंट में, दिल्ली में कोई सब लोग बैठकर रणनीति बनाएंगे। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी मुंबई से जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश भाई, अब ये जो व्याख्या की गई है शिवसेना के सांसद संजय राउत की तरफ से, इसमें उन्होंने भले ही भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम किया है, अंधभक्तों को लेकर के सवाल उठाए हैं, लेकिन उनकी जो सहयोगी दल है कांग्रेस, उनके कार्यकर्ताओं पर भी तो बड़ा आरोप लगाया है, बड़ा प्रहार किया गया है। बिल्कुल योगेश जी, देखिए संजय राउत ने सामना के जरिए जो है एक लेख छापी है जिसमें सीधे तौर पर कहीं न कहीं भाजपा के तमाम अंधभक्तों और कांग्रेस के तमाम चमचों को लेकर भी घेरा है। सबसे अहम बात कि इस पूरे मामले की कड़ी यह है कि महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 घंटे काम करते हैं, जिनमें 22 घंटे काम के अलावा महज 2 घंटे की नींद लेते हैं। ऐसे में संजय राउत ने कहा है कि अब प्रधानमंत्री की 2 घंटे की नींद भी उड़ने वाली है, क्योंकि चमचों और अंधभक्तों से मोदी भी परेशान है। ऐसे में इनको इस तरह की अंधभक्तों वाली शक्ति कहां से आती है, यह शोध का विषय है। इस तरह की बातें उन्होंने कही है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जिस तरीके से बयान दिया गया कि 2 घंटे सोते हैं और 22 घंटे काम करते हैं, ऐसे बयानों को देकर के इतने सीनियर दिग्गज बड़े नेता अपने आप को साबित क्या करना चाहते हैं? बिल्कुल योगेश जी, देखिए संजय राउत ने कहा है कि ऐसा लग रहा है कि पूरे दुनिया में न वार्डन कर रहे हैं काम, न पुतिन काम कर रहे हैं, बल्कि अनुभक्तों के अनुसार सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही काम कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर इस तरह का व्यंग कहीं न कहीं मोदी के लिए नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए है कि किस तरह से लगातार शिवसेना के सांसद संजय राउत ने न सिर्फ मोदी को घेरा बल्कि कांग्रेस के नेताओं को भी घेरा है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि कांग्रेस के जमाने में दिल्ली से मुंबई तक चमचों की लाइन लगी रहती थी, अब वही जो है बदलकर
अन्य भक्तों में तब्दील हो गई जो मोदी युग में चलाया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर तमाम जो नेता हैं उनके ऊपर भी ये इशारा है। अच्छा, एक चीज और उन्होंने कही है कि राजा तो महान है लेकिन अंधभक्तों से परेशान है। ये राजा महान यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्होंने जो जिक्र किया कि महान है, ये वाकई उनकी तारीफ की गई है या फिर राउत की तरफ से एक तंज कसा गया है? बिल्कुल योगेश जी, देखिए यहाँ बातें सिर्फ अन्य भक्तों की हो रही है। हम्म। सांसद जी ने सीधे तौर पर अन्य भक्तों को लपेटा है। हम्म। यानी कि राज्य में जिस तरह से अन्य भक्तों और चमचों को लपेटकर हम्म। उनसे मिलाकर निर्णय लिया जाता है, वह राज्य जो है रसातल में चला जाता है, ऐसा कहना है संजय राउत का। ठीक उसी तरह से मोदी भी गिरे हुए हैं। मोदी के चमचों और अनभक्तों ने उन्हें रसातल का रास्ता दिखाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि जो 2 घंटे की नींद मोदी लेते हैं वह भी छीनने की प्रयास जो है इनके अनभक्त कर रहे हैं, इस तरह का वक्तव्य दिया है उन्होंने। नहीं, क्यों छीनने का क्यों प्रयास किए कर रहे हैं? अभी कुछ इशारा किए होंगे या कुछ बताए होंगे कि आखिर वो जो 2 घंटे की नींद है वो क्यों छीन जाएगी? देखिए पूरे देश में महंगाई की मार है, बेरोजगारी की मार है, लोग तबाही से परेशान है। अन्य भक्तों ने ही कहा था कि मोदी और पुतिन और रूस और यूक्रेन के बीच में मोदी लंबे समय यानी 2-2 घंटे बात करते हैं और रूस ने युद्ध से पहले बात मान लिया, अब आगे युद्ध नहीं होगा। लेकिन आखिरकार युद्ध हुआ, हजारों की संख्या में लोग मारे गए, सैकड़ों सैनिक जो मारे गए। तो जाहिर तौर पर संजय राउत का सीधे तौर पर आरोप है कि जब अन्य भक्त ये कहते हैं कि मोदी ने 2 घंटे बात किया, इस 2 घंटे की बात में यूक्रेन और रूस के बीच समझौता हो गया है, आगे युद्ध नहीं होगा, तो आखिर युद्ध ये क्यों हो रहा है और लोगों की मौत कैसे हो रही है? तो जाहिर तौर ये अनभक्ति नहीं तो और क्या है, इस तरह का आरोप उन्हें लगा है। इस तरीके की बयानबाजी दी जा रही है और ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से, हालांकि केवल संजय राउत ही नहीं कहेंगे, सभी की तरफ से कहा जा रहा है कि आने वाले समय में अब ऐसा होगा वैसा होगा, 2 घंटे की नींद उड़ जाएगी, भाजपा को हम घेरेंगे, भाजपा को पराजित करेंगे। लेकिन जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए या अन्य राज्यों में भी अभी चुनाव होने वाले हैं, अभी तक जो चुनाव नतीजे आए, लोगों का जो रुझान है वो तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति ही दिखता नजर आ रहा है। ये महंगाई तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है उसके सामने। बिल्कुल योगेश जी, देखिए मूलभूत सुविधाओं की बात करें या फिर जवानी जंग की बात करें, दोनों में बहुत फर्क होता है। सरकार जो है तमाम बड़े पैमाने पे काम कर रही है, लेकिन नेता जो है अपनी जुबानी जंग से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में संजय राउत को यह पता है कि किस तरह से गोवा में, किस तरह से उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में शिवसेना की करारी है, हालांकि खाते नहीं खुले हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में अगर इस तरह की बयानबाजी आती है तो जाहिर तौर पर मुंबई में भी जल्द महानगर पालिका का चुनाव होने वाला है, उसके भी नतीजे उनके विपरीत आ सकते हैं। लेकिन इससे परे संजय राउत लगातार जो है अपनी बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि भाजपा की तरफ से अब तक कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला है, लेकिन माना जा रहा है कि बहुत जल्द भाजपा के नेता इस पर प्रत्युत्तर जरूर देंगे। अच्छा, आपने क्या बताया कि मुंबई में भी चुनाव है, ऐसे में अगर चुनावी समीकरणों का जिक्र करें तो क्या लगता है, क्योंकि लगातार तमाम सारे आरोप भी बीएमसी पर उठते रहे हैं, लगाते रहे हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज का कहें, पॉलिटिकल पार्टीज क्या कहें, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ही खास तौर पर कहें, और या फिर जिन लोगों पर कार्रवाई होती है अभिनेताओं पर कहें, तो उन लोगों की तरफ से भी तमाम सारे आरोप लगाए गए हैं कि दरअसल बदले की राजनीति की जाती है और यही वजह है कि बीएमसी जो है उन पर कार्रवाई करती है। तो ऐसे में क्योंकि बहुत ही सारे आरोप लगे हैं, 1-2 आरोप नहीं, मुझे लगता है अगर आरोप के का नाम लें तो एक लंबी कतार, एक लंबी लिस्ट तैयार हो जाएगी। तो उसको लेकर के क्या कुछ नजर आ रहे हैं समीकरण, इस पर आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और रुख करेंगे सीधे सत्य प्रकाश का। हमारे साथ मुंबई से लगातार बने हुए हैं। सत्य प्रकाश, यही जानना चाहेंगे कि चुनाव हैं और चुनावों में तमाम सारे चुनाव से पहले आरोप लगे हैं बीएमसी पर, लोगों का क्या रुझान है, क्या समीकरण नजर आ रहे हैं वहां पर अब? देखिए योगेश जी, जिस तरह से मुंबई महानगर पालिका का चुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे में भाजपा द्वारा लगातार शिवसेना को लेकर एक के बाद एक बड़े खुलासे किए जा रहे हैं। हालांकि आए दिन बीजेपी जो है शिवसेना के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है। ऐसे में जिस तरह से लगातार एक के बाद एक भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, आम जनमानस भी ये समझ रहा है कि किस तरह से शिवसेना सत्ता की आड़ में भ्रष्टाचार कर रही है। चाहे वो महाड़ा में देखा जाए या फिर एसआरए में देखा जाए या फिर महानगर पालिका के द्वारा बीएमसी में देखा जाए, किस तरह से लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन अन्य राज्यों के चुनाव को देखते हुए ये लोगों के मन में एक बात बैठ गई है कि अब जो है कहीं न कहीं परिवर्तन चाहिए, क्योंकि मुंबई महानगर पालिका में पिछले 30 सालों से शिवसेना की सरकार है, शिवसेना सत्ता में काबिज है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के नाम पे आए दिन भ्रष्टाचार होते हैं। उसको लेकर कहीं न कहीं लोगों ने मन बना लिया कि किस तरह से अब परिवर्तन करना है। ठीक उसी तरह से आने वाले समय में महानगर पालिका के चुनाव में अगर तीनों दल एक साथ चुनाव नहीं लड़ते हैं तो जाहिर तौर पर चुनावी समीकरण बिल्कुल इस बार बदलने वाला है, क्योंकि लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार जो है कहीं न कहीं शिवसेना को सत्ता से बाहर करना है। तो शिवसेना को इस बात का अंदेशा है, अगर अंदेशा है तो जाहिर तौर पर है शिवसेना भयभीत होगी। बिल्कुल योगेश जी, शिवसेना लगातार कोशिश कर रही है कि जो उनके सहयोगी दल है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, एनसीपी हो, सबको साथ लेकर चुनाव लड़ना है, क्योंकि उन्हें पता है अगर इस बार हम साथ नहीं लड़े तो हमारा साथ छूट जाएगा। क्योंकि बीजेपी ने पहले ही कह दिया है कि अगर लड़ेंगे तो इस बार जो है शिवसेना को बाहर का रास्ता दिखाना है, वो किसी भी कीमत पर क्यों न करना पड़े। यानी कि बीजेपी पूरी तैयारी में कि इस बार शिवसेना को महानगर पालिका की सत्ता से बाहर रखना है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए थे मुंबई से। तो जिन्होंने तमाम सारी जानकारी दी है और संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी और चंद्रकांत पाटिल को दरअसल घेरा है। ये कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 घंटे काम करते हैं और 2 घंटे सोते हैं। उसी पर संजय राउत की प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने अंधभक्तों की श्रेणी में पाटिल को खड़ा किया है। रुक करेंगे अब हिमाचल का। हिमाचल में मंत्रियों के गढ़ में आम आदमी पार्टी की सेंधमारी जारी है। रविवार को पंजाब में आम आदमी पार्टी को बम्पर जीत मिलने के बाद हिमाचल में भी आम आदमी पार्टी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। वहीं सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में रविवार को कई युवाओं ने आम आदमी का दामन थामा और सड़कों पर रैली निकालकर जमकर नारेबाजी की। गुरु की नगरी पांवटा साहिब में 2022 के चुनाव से पहले ही भाजपा कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ना शुरू हो गई हैं। यहां ऊर्जा मंत्री के गढ़ में आम आदमी पार्टी ने अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए कार्य शुरू कर दिया है। अभी तक माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को हिमाचल में बड़ा नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन अब जैसे जैसे आपका कुनबा हिमाचल में बढ़ रहा है वैसे वैसे बीजेपी के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। वहीं मुख्यमंत्री के गृह जिले मंडी से चुनावी ताल ठोकने जा रही आप की रोड शो में 25,000 लोगों के उमड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। जल्द ही प्रदेश में आपकी युवा और महिला ब्रिगेड बनाने की तैयारी भी है। हिमाचल में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में पार्टी में सदस्यता अभियान भी तेज कर दिया गया है। तो हिमाचल में चुनाव है, चुनाव को लेकर के लगातार आम आदमी पार्टी सक्रिय नजर आ रही है। मंत्रियों के गढ़ में अब आम आदमी पार्टी सेंधमारी कर रही है। आम आदमी पार्टी से लगातार कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के भी। तो आम आदमी पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है और अभी तक ये माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी से केवल कांग्रेस को ही खतरा है, कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी आम आदमी पार्टी बनेगी। लेकिन अब लगातार सदस्यता अभियान जिस तरह से चल रहा है आम आदमी पार्टी का, वैसे में
भारतीय जनता पार्टी के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हिमाचल की ब्यूरो प्रमुख टीना ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। टीना, लगातार आम आदमी पार्टी सक्रियता अपनी बढ़ाती नजर आ रही है और अब जिस तरह से आम आदमी पार्टी अपना सदस्यता अभियान चला रही है और अभी तक ये माना जा रहा था कि कांग्रेस की ही केवल मुश्किलें बढ़ेंगी, कांग्रेस के लिए ही केवल खतरे की घंटी बन सकती है आम आदमी पार्टी। लेकिन अगर ऐसे रहा, मंत्रियों के गढ़ में सेंधमारी आम आदमी पार्टी जो कर रही है, तो ऐसे में तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। योगेश, आपको बताएं कि जैसे कि विधानसभा चुनाव है, बहुत कम समय बचा है, तो इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी जो राजनीतिक गतिविधियां है वो बहुत तेज कर दी है। इसके लिए उन्होंने मंत्रियों के गढ़ में भी सेंधमारी शुरू कर दी है। पिछले कल ही पांवटा में जो ऊर्जा मंत्री है उनके गढ़ में काफी बड़ी संख्या में जो युवा है उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। और आपको बता दें कि जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपनी जीत दर्ज की है, बम्पर जीत जो इन्होंने हासिल की है, उसके बाद हिमाचल में इनका जो सदस्यता अभियान है, जो इनके साथ लोगों के जो जुड़ने का सिलसिला है, वो चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या आम आदमी लोग हो, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो अभी तक हिमाचल में जो 55,000 लोग हैं उनको आम आदमी पार्टी अभी तक अपने साथ जोड़ चुकी है। योगेश, लेकिन पंजाब की लड़ाई जीतने के बाद अब पहाड़ की लड़ाई, पहाड़ की चढ़ाई मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के लिए इतनी आसान नहीं होगी जितना आसान वो समझ रही है। ये भी एक बात देखने वाली होगी। जी योगेश, मैं बताऊं, अगर अपने पिछले विधानसभा चुनावों के रुझान आज तक हिमाचल के देखें तो यहाँ पे अभी तक जो तीसरा विकल्प है उसको अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। लेकिन दूसरे नजरिए से इसको देखें तो हर विधानसभा चुनाव में 15 से 18 जो फीसदी वोट है, जो मतदान है, वो एक इंडिपेंडेंट या आजाद उम्मीदवार या कहें कि तीसरे विकल्प को लोग देते आए हैं। तो अब ये देखने वाली बात है कि तीसरा जो विकल्प है हिमाचल में जो आम आदमी पार्टी लेकर आई है उसकी नीतियों को कितना लोग पसंद कर पाते हैं। क्योंकि अभी तक भाजपा है, कांग्रेस है, तो लोगों को ये लगता है कि दोनों अपनी जो नीतियां हैं, जो परंपरागत नीतियां हैं, उनसे हटकर नहीं काम करती, लीक पर चली आ रही हैं। तो आम आदमी पार्टी ने ऐसे में थोड़ी सी हटकर कुछ नीतियां लोगों के सामने पेश की है, या लोगों के सामने एक विकल्प राजनीतिक पेश किया है। लेकिन हिमाचल की जनता उसे कितना समर्थन देती है या कितना उससे जुड़ पाती है, ये आने वाले विधानसभा चुनाव में ही साफ हो पाएगा। टीना, आपने परसेंटेज का जिक्र किया कि 18% जो है वोट वो इंडिपेंडेंट जो प्रत्याशी होते हैं उनको जाता है। आएंगे, चर्चा करेंगे आपसे, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और सीधा रुख करेंगे टीना ठाकुर का हमारे साथ लगातार बनी हुई है। टीना, आप परसेंटेज का जिक्र कर रहे थे कि 18% जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को लोग पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। अगर यहाँ पर देखें तो ब्राह्मण और दूसरा जो है वो राजपूत, इन दोनों लोगों का खासा तौर पर वर्चस्व माना जाता है। ये माना जाता है 35-35.5% राजपूत है और 18% लगभग जो है वो ब्राह्मण है। तो अगर इसको कैलकुलेट करके जोड़ दे तो लगभग 53-54% ये वोट बैंक जा रहा है। तो ये माना जाता है कि ये दो वोट बैंक पर जिसकी सेंधमारी हो गई उसी की सत्ता हिमाचल में होती है, और 26% दलित भी है। तो आम आदमी पार्टी क्या लगता है कि वास्तव में इन वोट बैंक में 18% अगर वो उभर करके आम आदमी पार्टी के साथ आता है, क्योंकि आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि तीसरे विकल्प के तौर पर लोग देखते हैं, तो 18% अगर ये आ गया और ब्राह्मण और क्षत्रिय उधर राजपूत और उधर दलितों पर भी सेंधमारी काम करने का प्रयास या सफल रही आम आदमी पार्टी,
तो मुझे लगता है ये तो फिर स्थितियां बिगाड़ने वाली होंगी कांग्रेस और भाजपा के लिए। का समीकरण इस वक्त भाजपा या कांग्रेस किसी के भी बिगड़ सकते हैं, हम्म। लेकिन देखने वाली ये बात है कि आम आदमी पार्टी इन चुनावों में किसे चेहरा बनाती है। जैसे कि हमने कहा कि राजपूत का जो वर्चस्व है वो रहा है, और अभी तक जो राजपूत हमारे मुख्यमंत्री वो राजपूत रहे हैं, लेकिन अब जो आपने जैसे बताया कि ब्राह्मण है, राजपूत है, चेहरा किसको आम आदमी पार्टी बना पाती है। जैसे पाउंटा में पिछले कल मैंने बताया कि ऊर्जा मंत्री के गढ़ में जो सेंधमारी हुए उसमें मनीष ठाकुर है, वो एक बड़ा कांग्रेस का एक युवा चेहरा, बड़ा चेहरा था, एक सशक्त चेहरा था, उन्होंने वहां पे काम शुरू किया है और वो एक राजपूत चेहरा है। और इसी तरह से अलग अलग जो क्षेत्र है वहां पे आम आदमी पार्टी किसे अपना चेहरा बना पाती है, ये समीकरण इस चीज पर डिपेंड करेगा। क्योंकि अभी तक जो लोग हैं जो आजाद उम्मीदवार पर जो भरोसा जताते हैं वो विकल्प नहीं देखते हैं, वो एक राजनीतिक ये नहीं देखते हैं कि वो किस दल को समर्थन कर रहा है। उनको लगता है कि ये कांग्रेस के साथ नहीं है, ये भाजपा के साथ नहीं है, तो ये हमारे लिए एक फायदे का है कि ये एक आजाद उम्मीदवार है। लेकिन अब ये देखना है कि जो आजाद उम्मीदवार इस वक्त तक हिमाचल में वोट लेते आए हैं या जीत दर्ज करते आए हैं, उसको आम आदमी पार्टी कितना अपने पक्ष में भुना पाती है। बिल्कुल भुना पाती है, और सेंधमारी कितना कर पाती है, ये अपने आप में अहम है। 1952 से आज तक जो है वहाँ पर ब्राह्मण और ठाकुर ही मुख्यमंत्री बने हैं, चौहान। ऐसे में एक केवल ब्राह्मण मुख्यमंत्री बन पाए हैं अब तक में। क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी के पास ऐसा कोई चेहरा है क्या, चाहे ब्राह्मण के जिक्र करें या चौहान का जिक्र करें? क्योंकि चुनाव के दरमियान चाहे हम कांग्रेस का जिक्र करें या भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करें, वो इन वर्गों पर ही अपना जो पूरा चुनाव होता है या जो पूरा गेम कहेंगे वो खेलती है। तो आम आदमी पार्टी के पास ऐसा कौन सा चेहरा नजर आ रहा है? अभी फिलहाल तो इतना बड़ा कोई चेहरा आम आदमी पार्टी के पास नहीं है। लगातार आम आदमी पार्टी के जो संपर्क में है वो पूर्व भाजपा के विधायक भी है, मंत्री है, और इसी तरह से कांग्रेस के भी पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री अभी भाजपा के उसमें है। देखना ये है कि मंडी रैली से पहले, क्योंकि मंडी रैली में इन्होंने एक लक्ष्य रखा है कि 26,000 लोगों को ये रोड शो में उतारेंगे। 26,000 लोगों से ज्यादा का लक्ष्य इन्होंने रखा है कि वहां पे लोग जुड़े, वहां पे लोग आए। लेकिन देखना ये है कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के अलावा हिमाचल से कौन कितना बड़ा चेहरा इनके साथ जुड़ पाता है। क्योंकि अभी तक छोटे छोटे जो नेता है, युवा नेता है, वो जुड़ते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक बड़ा नेता नहीं इसमें जुड़ा। योगेश, आपको इसमें एक अहम जानकारी मैं बताऊं कि हिमाचल में जो वर्तमान सरकार में जो मंत्री हैं, उनके साथ बताया जा रहा है, जो सूत्र बताते हैं राजनीतिक, वो ये कहते हैं कि उनके साथ जो बातचीत है वो आम आदमी की चल रही है, लेकिन जो उन मंत्री का कहना है वो 20 से 25 मतलब 20 से 28 जो वोट, वो जो टिकट्स हैं या टिकट्स का जो वर्चस्व है वो अपने पास रखना चाहते हैं, अपने हिसाब से वो कह रहे हैं कि मैं बांटूंगा। और इस चीज को जो आम आदमी पार्टी है वो मान नहीं रही है। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी इस वक्त इतनी अच्छी स्थिति में है कि वो खुद डिसाइड करेगी कि कहाँ पे किसको टिकट देना है और कौन कितना मतलब जो जीत के करीब आम आदमी पार्टी को पहुंचा पाता है, उस पर दाव खेलना चाहेगी आम आदमी पार्टी से। टिकट बंटवारे को लेकर के अगर ये कहें तो वहां पर अभी घमासान जारी है, और राजनीतिक दलों को छोड़ करके नेता आम आदमी पार्टी का रुख करना चाह रहे हैं, लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि अगर वो आएंगे तो उनके साथ कुछ ना कुछ लोग भी आएंगे, क्योंकि वो उनका एक अपना जनाधार है हिमाचल प्रदेश में, अपने क्षेत्र में। और ऐसे में वो चाहते हैं कि उनके चाहने वाले या उनके कुछ लोगों को भी टिकट दिया जाए, ताकि वो अपने वर्चस्व को कायम रख सके और पार्टी में भी अपने एक जो कद है उसको मेंटेन कर पाए। योगेश, इसमें यही है कि आम आदमी पार्टी जो है वो इस वक्त अपने को एक सेफ सिटी में मान रही है, क्योंकि ये पहला इलेक्शन वो लड़ने जा रही है। इतना बड़ा वो लॉस यहाँ पे नहीं झेलेगी, जितना मतलब उसको वो इस स्थिति में है कि अभी वो सिर्फ लाभ ही लेगी, किसी भी स्थिति का लाभ लेने की कोशिश में आम आदमी पार्टी है। तो इसके लिए वो हर जोड़ तोड़ कर रही है। और इसी में अगर भाजपा या कांग्रेस के बड़े नेता देखिए तो वो भी अभी जोड़ तोड़ की स्थिति में इसलिए है कि वो अपने साथ, वो उनका मानना है कि हमारे साथ एक जनाधार है, हम एक बड़ा चेहरा है, तो अगर हमें टिकट सुनिश्चित होता है हम तभी आम आदमी पार्टी में आते हैं। कहीं ना कहीं ये डर किसी को है कि आम आदमी पार्टी में लोगों का कुनबा इतना बढ़ जाएगा, या जो दोनों पार्टियों से टूटकर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं किसी पार्टी का वर्चस्व उसमें मतलब उसके जो लोगों का समर्थन है वो ज्यादा ना बढ़ जाए, और वो कहीं ऐसा ना हो कि आम आदमी पार्टी भी ज्वाइन कर ले और उनको टिकट भी ना मिले। इस हुआ में अभी तक कई जो बड़े नाम है, बड़े जो चेहरे हैं जिनके साथ आम आदमी पार्टी की बातचीत चल रही है, जो दिल्ली में केजरीवाल जी के संपर्क में भी है, वो अभी तक आम आदमी पार्टी का हाथ नहीं थाम पा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात आप कह रही हैं टीना। एक और बड़ा सवाल यहाँ पर जो हमने पहले भी कहा कि हिमाचल में पहली बार आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है,
आम आदमी पार्टी को ये नहीं भूलना चाहिए, अभी उत्तराखंड में बहुत अच्छा प्रचार प्रसार किया था और जिस तरीके से दावे किए जा रहे थे, आम आदमी पार्टी का क्या हुआ हश्र, वो सबने देखा। आम आदमी पार्टी को भूलना नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ा तो पंजाब की जो सियासी माहौल था वो थोड़ा डिफरेंट था मुझे लग रहा है। और पहाड़ी क्षेत्र को समझ पाना इतनी जल्दी आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि उत्तराखंड में यही बात कही जा रही थी कि पहाड़ को समझ पाना इतना आसान नहीं है, केजरीवाल जितना समझ रहे हैं, तो कहीं वही एक बार फिर से हश्र हिमाचल का भी ना हो। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं, जो भौगोलिक स्थितियां हैं वो उत्तराखंड और हिमाचल की ज्यादा मिलती है। पंजाब की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं या भौगोलिक परिस्थितियां भी देखिए कि वो हमसे काफी अलग है। और इसमें देखने वाली बात है कि मुख्यमंत्री का पिछले कल जो बयान आया है, एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है कि आम आदमी पार्टी से उन्हें किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। आम आदमी पार्टी ने अपनी सक्रियता जरूर दिखाई है, उन्हें हक है, उन्हें लोकतांत्रिक अधिकार है कि वे अपनी बात रखें। मेरे जिले से वो शुरू करने जा रहे हैं, शुरू करें, उनका स्वागत है। लेकिन यह ये स्पष्ट है कि हिमाचल की जो राजनीति है वो तीसरे विकल्प को अभी तक स्वीकार नहीं कर पाई है। और आम आदमी पार्टी का ये पहला चुनाव है। अब पंजाब इलेक्शन से पहले इन्होंने यहाँ पर जो एमसी चुनाव है वो तक लड़ने की, एक सीट पे भी लड़ने की हिम्मत नहीं जताई है। तो उनका कहना है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी मतलब इस जोश में कि उन्होंने पंजाब में जो विधानसभा चुनाव है उन्होंने एक बड़ी जीत दर्ज की है, हिमाचल की तरफ इस उम्मीद से ना देखें। बिल्कुल ठीक बात आपने कही। पंजाब और हिमाचल के सियासी समीकरण को देखा जाए, सियासी जमीन को देखा जाए, काफ़ी अंतर दिखता है। टीना, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो राजधानी लाइव में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।